हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन। हमने कल फॉरेस्ट के बारे में कुछ जाना था और उसका एक इंट्रोडक्शन किया था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि फॉरेस्ट होते क्या हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट का परिचय है वो क्या है। जनरली जब भी हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे आते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि फॉरेस्ट क्या है तो हम क्या कहेंगे कि जहाँ पे एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। पर ये जो फॉरेस्ट है यानी ये वनों की पूरी डेफिनेशन नहीं है। यदि आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वृक्ष झाड़ियों तथा सख्त तनों वाली बलों के साथ क्या कहते हैं हम वन कहते हैं यानी वृक्ष कहते हैं। यानी वृक्ष में क्या क्या आ रहे हैं, वृक्ष में बहुत सारी चीजें आ रही हैं जिसमें वृक्ष भी आ रही हैं, झाड़ियां भी आ रही हैं और जैविक समुदाय भी आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, न सिर्फ पेड़ बल्कि छोटे छोटे पौधे और जो घासें होती हैं, प्लस इसमें क्या हो रहा है, इसमें जैविक समुदाय भी आ रहा है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। आपने देखा होगा जब भी आप वनों में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं तो आप बहुत सारे वहाँ पे पक्षी देखते हैं, बहुत सारे जानवर देखते हैं। और जैसे कि सबसे कॉमन आप मंकी देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े जानवर भी होते हैं। जैसे कि आपने एलिफेंट देखा, आपने टाइगर देखा। तो इसका मतलब क्या है, वनों में बहुत सारी प्रजाति होती है, न सिर्फ प्लांट्स बल्कि बहुत सारी प्रजाति होती है। तो मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले इनिशियल टाइम में क्या था, जब आदि मानव के बारे में आपने पढ़ा था तो आदि मानव कहाँ रहता था, जंगलों में रहता था। तो ये जो जंगल, ऐसे ही जंगलों में ये क्या खुले स्थानों पे रहते थे, जंगल ही क्या थे उनके घर थे। मतलब कि वो अलग से घर नहीं बनाते थे, वो जंगलों में ऐसे ही रहते थे। उस टाइम पे वो जंगलों के बारे में सब कुछ जानते थे, यानी कि कौन से जंगल में कौन से प्लांट होंगे, कौन से प्लांट हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कौन से यूजफुल होते हैं। तो ये तो पढ़ा आपने वनों यानी फॉरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट जो आपने देखा वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट का कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले जब हमने बात की थी तो हमने एक चार्ट की बात की थी। सबसे पहले हमने कैनोपी लेयर देखा था, उसके बाद हमने अंडर स्टोरी लेयर देखी थी और उसके बाद हमने श्रब लेयर देखी थी और हमने हर्ब्स लेयर भी देखी थी। इसके बारे में हमने पढ़ा था। आपके पास एक जगह पे आपके पास चार्ट है और दूसरी जगह पे आपके पास क्या है, एक डायग्राम है। सबसे पहले आप अपनी फर्स्ट हेडिंग को पढ़ेंगे जो क्या है, कैनोपी लेयर है। कैनोपी लेयर क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट है, यानी कि जो फॉरेस्ट की अपर मोस्ट लेयर है वो क्या है, कैनोपी लेयर। ये वाली जो आप लेयर देखेंगे ये क्या है, कैनोपी लेयर है। और मैंने बताया था इसमें क्या आते हैं, बहुत बड़े बड़े यानी जायंट ट्रीज आते हैं। जायंट ट्री का मतलब होता है बहुत लंबे लंबे पेड़ आते हैं। ये जो कैनोपी लेयर होती है कहाँ देखने को मिलती है, जब आप हिल्स में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, तो आप जब बहुत टॉप पे जाएंगे तो आपको ऐसे प्लांट देखने को मिलेंगे, यानी कोन शेप के कुछ ऐसे प्लांट होते हैं। तो वो आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, कैनोपी लेयर में। और ये क्या करती हैं, ये एक रूफ का या एक अम्ब्रेला का फॉर्मेशन करती हैं। यानी कि जो वन है, वन में क्या किया, पूरे एक अम्ब्रेला का फॉर्मेशन कर दिया, एक रूफ यानी छत बना दी। अब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि ये सबसे बड़े पेड़ है। अब जो भी सनलाइट आई, जो भी सूर्य की किरणें आई, सब इन पे आई। और जो नीचे नीचे की क्या थे, वहां पे सूर्य की किरणें नहीं गई, या फिर गई तो बहुत कम अमाउंट में गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे एक छत का फॉर्मेशन कर दिया, पूरे एक अम्ब्रेला का फॉर्मेशन कर दिया। तो अभी यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये क्या करता है, पूरा जो फॉरेस्ट फ्लोर है, ना तो बारिश आर पार आती ना ही धूप आर पार आती है, वैसे ही यहाँ पे कैनोपी लेयर ने क्या किया, एक पूरी छतरी का फंक्शन किया। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो पूरे डेंस यानी बहुत जो घने जंगल होते हैं, जो कैनोपी लेयर के बहुत घने जंगल आते हैं इसमें, ये क्या करते हैं, पूरी जो नीचे वाली स्पेस होती है वहां पे सनलाइट को नहीं जाने देते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इसमें कौन कौन से जो एनिमल्स आते हैं या कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि एनिमल्स कौन से हैं, बर्ड्स हैं, स्नेक है, मंकी और इंसेक्ट एक्सेट्रा आती हैं। ये जो कैनोपी लेयर है ये कहाँ बताई मैंने आपको, ये कैनोपी यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, ये कैनोपी लेयर का है। और कैनोपी लेयर में कैसे प्लांट्स आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, अंडर स्टोरी लेयर। तो अंडर स्टोरी में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्टर ट्री बिलो द कैनोपी।
मतलब कि ये किससे बना होता है, जो कैनोपी लेयर में बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, जो उससे छोटे वाले पेड़ थे वो कहाँ आते हैं, अंडर स्टोरी लेयर में आते हैं। और क्या होता है कि दे मे बी कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइमर्स। तो मैंने आपको बताया था क्रीपर एंड क्लाइमर क्या होते हैं, जैसे आपने बेल देखी होगी, जैसे आपने अपने घरों में देखे होंगे कि सब्जियों की भी कुछ बेल होती है, जैसे कि आपने कद्दू की बेल देखी, लौकी की बेल देखी या खीरे की बेल देखी। तो वो जब बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्लाइमर्स और क्रीपर्स होते हैं, वो इन पेड़ों पे चले जाते हैं। तो अंडर स्टोरी की जो लेयर होती है वो ये लेयर है, यानी ये वाली जो आप लेयर देख रहे हैं अंडर स्टोरी है। और इसमें आप प्लांट का साइज भी देखेंगे, प्लांट यानी ट्री का साइज देखेंगे। ये वाला साइज आपने देखा, अब ये वाला साइज आप देखेंगे तो ये किसके बाद आता है, ये कैनोपी लेयर के बाद आता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा लाइट नहीं आ पाती। अगर ये क्या है, ये कैनोपी ट्रीज के नीचे है, तो यहाँ पे बहुत सारी जो सनलाइट होगी वो नहीं पड़ पाती है, क्योंकि हमने देखा था कि जो कैनोपी लेयर में जो ट्रीज है वो एज अ अम्ब्रेला काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन से, बर्ड्स, मंकी और फ्रॉग है, स्नेक है, स्क्वायरल है, इंसेक्ट है। यानी कि यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे इंसेक्ट भी प्रेजेंट होते हैं इस वाली लेयर में। और यहाँ पे क्या थे, जैसे बर्ड, स्नेक एंड मंकी थे। तो ये आपने देखा कि आप लेयर के बारे में भी पढ़ रहे हैं, आप ये भी देख रहे हैं कि वहां पे कैसे पेड़ पौधे आ रहे हैं और कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। यानी आप दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं, आप साथ साथ दोनों चीजों को देखेंगे, प्लांट्स को भी देखेंगे और किसे भी देखेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया श्रब। श्रब क्या है, श्रब कंसिस्ट ऑफ टॉल ग्रासेस, यानी कि ग्रासेस मतलब कि ये क्या है, लंबी घासें, मतलब कि घास समान एक संरचना होती है। श्रब की जो लेयर है वो ये लेयर देखेंगे आप, और यहाँ पे प्लांट्स भी देखेंगे। तो श्रब में आपने क्या देखा था, जैसे टोमेटो एंड पोटैटो के जो प्लांट्स थे वो किस में आ रहे थे, वो श्रब में आ रहे थे। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये वाले प्लांट्स आते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, दे जनरली अबाउट 1 to 2 मीटर हाइट, यानी यहाँ पे क्या बताई गई है, यहाँ पे लेंथ बताई गई है जो श्रब होते हैं। और ये क्या है कि इन्हें बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं मिलती है। आप ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, और आप हम बात कर रहे हैं इस वाले प्लांट की, ये जो प्लांट छोटा सा आपको दिख रहा है हम इस प्लांट की बात कर रहे हैं। तो इनके कंपैरिजन में इसे बहुत कम सनलाइट मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये नीचे है। और इसके जो बड़े बड़े प्लांट है जो इसके सामने थे, उन्होंने पूरा क्या कर दिया, पूरी जो सनलाइट थी उसे ट्रैप कर दिया, उसे रोक दिया। तो यहाँ पे जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं वो क्या है, बर्ड्स है, स्मॉल एनिमल्स है, इंसेक्ट है लाइक बटरफ्लाई एंड ड्रैगन फ्लाई, बी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको इंसेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, बटरफ्लाई। अब आप बटरफ्लाई को देखते हैं, आप इजिली उन्हें कैच भी कर सकते हो, क्योंकि वो क्या होती है, वो नीचे ही फ्लाई करती है। और क्या होती है, कुछ बीज भी होती है, यानी और चींटियां भी होती हैं, मक्खियां भी होती हैं, जो मच्छर आप देखते हैं, जो बटरफ्लाई आप देखते हैं। यानी कि इस वाले लेयर में छोटे छोटे जीव आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपकी पहुंच में होते हैं। जबकि आप इनकी बात करें तो ये आपकी पहुंच में नहीं होते, क्योंकि क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और जो ये क्या है, जब लास्ट हमारे पास आया हर्ब्स लेयर, तो ये क्या होते हैं, लोएस्ट लेयर ऑफ द वेजिटेशन। मतलब कि जो श्रब था वो क्या थी, बड़ी घासें थी, वो क्या थी, बड़ी घासें थी। और जब हमने हर्ब्स के बारे में बात किया तो हमने कहा कि ये क्या होते हैं, सबसे छोटे प्लांट होते हैं, सबसे छोटी घासें होती है। मतलब कि जैसे आप चलेंगे तो इन घास के ऊपर अगर आप चलेंगे तो ये क्या होती है, ये टूट भी जाती हैं या फिर ये सूख जाती हैं। इनकी जो लेंथ है वो भी क्या है, 1 से 2 फीट इसकी हाइट बताई गई है। ये भी क्या होते हैं, बहुत लिटिल इनमें सनलाइट पाई जाती है। तो अगर आप श्रब की जो लेयर हर्ब्स की जो लेयर देखेंगे वो ये है, यानी जो झाड़ियां होती हैं, जो छोटी छोटी घास होती है या पत्ती होती है, वो क्या होती है, वो इस लेयर में आती है। इसके अलावा आपके पास एक और लाइन आएगी, फॉरेस्ट फ्लोर। ये क्या है, फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर वो होता है, जैसे कि आप जंगल में जब चलेंगे तो जिस जमीन पे आप चल रहे हैं वो क्या है, फॉरेस्ट फ्लोर है। तो ये आपने देखा कि ये जो क्या था, ये फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर था। उसके स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा कि प्लांट के अकॉर्डिंग हमने उनका डिवीजन किया कि कहाँ पे कौन से प्लांट आएंगे, कहाँ पे ट्री आएगा, कहाँ पे प्लांट आएगा, कहाँ पे हर्ब्स आएंगे, कहाँ पे श्रब आएंगे। तो उसके बेसिस पे आपने ये भी देखा कि उनमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एक चार्ट है वो क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए,
इसके नेक्स्ट का जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट। कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट का क्या मतलब है कि फॉरेस्ट किन किन चीजों से मिलके बना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने देखा कि फॉरेस्ट किन किन चीजों से मिलके बना होता है, वो हमने किसके बेस पे देखा था कि प्लांट्स की जो हाइट होती है वो प्लांट के हाइट के बेसिस पे देखा था। फिर हमने देखा था कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कुछ जो आपने पढ़ा होगा स्वपोषी और परपोषी के बारे में। जब आपका साइंस का जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले आपने पोषण के बारे में पढ़ा था। पोषण के अंदर जो उसके अंदर आपने क्या पढ़ा, कुछ स्वपोषी होते हैं कुछ परपोषी होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पोषण के आधार पर देखेंगे कि जो फॉरेस्ट होता है उसकी कौन कौन से कंपोनेंट है या कौन कौन से घटक है, यानी किन किन चीजों से मिलकर फॉरेस्ट बना होता है। तो जब भी पोषण की बात आती है तो सबसे पहला जो वर्ड आता है हमारे पास वो कौन सा आता है, वो आता है ऑटोट्रॉफ यानी स्वपोषी। अब स्वपोषी कौन होते हैं इसका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हैं क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 1 में ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। आप देखेंगे प्लांट्स। प्लांट्स क्या है, स्वपोषी है। स्वपोषी का मतलब कि वो अपना पोषण खुद करते हैं। इनमें कौन सी प्रोसेस हमने पढ़ी थी, इनमें हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ पे करते हैं, लीफ में करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक। उत्पादक यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो उत्पादन कर रहा है। और उत्पादन कौन कर रहा है, प्लांट अपने फूड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब जो प्लांट होता है अपने फूड के फॉर्मेशन के लिए जितनी भी चीजें लेता है वो कहाँ से लेता है, इन्वायरमेंट से लेता है। वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज नहीं करता है। जबकि प्लांट के अलावा आप कितने जो भी ऑर्गेनिज्म और होते हैं, चाहे वो कुछ माइक्रोब्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग हो, या फिर वो बर्ड्स हो या एनिमल्स हो, वो क्या करते हैं, वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, लिविंग बींग से लेते हैं। पर प्लांट्स अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, वो इन्वायरमेंट के अलग अलग तत्वों को लेते हैं और अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम कहते हैं कि प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। और ऑटोट्रॉफ है यानी स्वपोषी है, अपना पोषण स्वयं करते हैं। तो सबसे पहला जो अपघटक है जो वनों का या फॉरेस्ट का, वो कौन है, प्लांट है। प्लांट क्या है, स्वपोषी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है एनिमल्स। यानी कि अभी तक हमने बात की प्लांट्स की कि प्लांट अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब हम बात करेंगे एनिमल्स की कि एनिमल्स क्या होते हैं। एनिमल्स क्या हम अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ, हम अपने किचन में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि जिस भी भोजन का हम निर्माण कर रहे हैं क्या वो इन्वायरमेंट से हमें मिल रहा है, यानी क्या वो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिल रहा है या फिर हमें वो लिविंग थिंग से मिल रहा है। तो आप अपने किचन में देखेंगे आपको दालें, सब्जियां, फल सब दिखेंगे, या फिर अंडा, मीट, मछली, जो भी आप देखेंगे वो हमें लिविंग चीजों से मिल रही है। या तो वो प्लांट से मिल रहा है या किसी और एनिमल से मिल रहा है। और दोनों क्या है, दोनों ही क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी कि हम अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, हम किसी जीवित प्राणी या फिर किसी प्लांट से क्या करते हैं, अपने भोजन को कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए जो एनिमल्स को क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है, या मतलब कि उपभोक्ता, यानी इसे हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। और दूसरा नाम क्या है, हेटेरोट्रॉफ। यानी ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है स्वपोषी और हेटेरोट्रॉफ का मतलब होता है परपोषी। परपोषी का मतलब होता है कि जिसका पोषण किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है उसे हमने कहा हेटेरोट्रॉफ यानी परपोषी। तो जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो बर्ड्स होती हैं, जो भी लिविंग और ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या है, वो सेकंड कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास प्लांट आया, सेकंड हमारे पास एनिमल आया। तो कल आपने एनिमल्स में जो हेटेरोट्रॉफ था, हेटेरोट्रॉफ के आपने 3 टाइप देखे थे। आपने 3 टाइप देखे थे, हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी होते हैं जो सिर्फ फूल पत्तियां ही खाते हैं या घास खाते हैं। मांसाहारी होते हैं जो सिर्फ मांस को खाते हैं। और जो ओमनीवोरस हमने देखा था कि जो दोनों ही चीजों को खाते हैं, यानी इन्हें क्या आता है, सर्वाहारी, ये सब चीज को खाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स इसका एग्जाम्पल है। वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स को भी खाता है, प्लांट्स यानी जो फल और जो सब्जियां होती हैं, जो दालें होती हैं, और एनिमल्स को भी खाता है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा अंडा, मीट और मछली। तो सेकेंड जो कंपोनेंट आया वो आया एनिमल। थर्ड जो कंपोनेंट आता है डीकम्पोजर्स, यानी जो क्या करते हैं, जो किसी चीज का अपघटन करते हैं।
आपने देखा होगा कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉप कहते हैं, यानी मृतोपजीवी इन्हें कहते हैं। मृतोपजीवी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन क्या करते हैं, मरे हुए जीवों से लेते हैं। यानी ये लेंगे तो उनसे ही जो क्या थे, जो लिविंग बींग से ताल्लुक रखते थे, या फिर उनका वो क्या थे, पहले लिविंग थे यानी पहले जीवित थे। जब वो मर गए तो उन्होंने क्या किया, उनसे अपना भोजन लेना शुरू किया। तो ये क्या है, सैप्रोट्रॉप यानी कि मृतोपजीवी है। तो हमारे पास कितने घटक आए, हमारे पास फॉरेस्ट के 3 घटक आए। इन तीनों की हेडिंग आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और अपने अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है वो है फॉरेस्ट एज हैबिटाट। फॉरेस्ट एज हैबिटाट मतलब कि फॉरेस्ट को अगर हम एज अ हैबिटाट, हैबिटाट क्या होता है, हैबिटाट वो रीजन होता है जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारा घर है। यानी कि जहाँ पे भी आप रहते हैं, जहाँ जो आपका घर है, जिस एरिया में आपका घर है, वो क्या आपका हैबिटाट है। तो मैंने आपको बताया था जो आदि मानव होते हैं, जो पहले आपने पढ़ा था, पहले के टाइम पे जो आदि मानव थे उनका जो हैबिटाट क्या था, वो फॉरेस्ट था, यानी वो जंगलों में रहते थे। अभी हम क्या कहते हैं, अभी हम अपने घरों में रहते हैं, तो हमारा जो हैबिटाट है वो क्या है, हमारे घर है। तो हमारा जो हैबिटाट है वो हमारे घर है। तो अभी हम देखेंगे, अभी ऐसा नहीं है कि जंगल में जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो नहीं रहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो जंगल में बहुत सारे जीव वहाँ पे रहते हैं। जैसे कि आप अपनी इमेजेस में यहाँ पे जो आपकी पिक्चर है ये आप देखेंगे, ये रैबिट को देखेंगे, ये क्या है और ये क्या है, ये सारा आप क्या करेंगे, आप इमेजेस को देखेंगे और आप इन्हें पहचानेंगे। जैसे कि आपको एक आउल दिखेगा, आपको एक रैबिट दिखेगा, स्क्वारल दिखेगी, आपको एक बर्ड दिखेगी, और आपको एक क्या दिखेगी, एलिफेंट दिखेगा। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि जंगल में क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, और इन इन जो जानवर या फिर इन एनिमल्स का घर क्या है, ये जंगल है, यानी कि इनका हैबिटाट क्या है, जंगल है। इनके अलावा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप प्लांट भी देखेंगे। जैसे आपने पढ़ा कि मैनी ट्रीज लाइक साल, सेमल, शीशम, नीम, ये सारे क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो बैम्बू ट्रीज होती हैं, ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जंगलों में प्रेजेंट होते हैं। यानी इन जो ट्रीज का जो हैबिटाट है वो कहाँ है, वो जंगल में है। इसके अलावा आप देखेंगे द फॉरेस्ट ऑल्सो कंटेन इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। बटरफ्लाई आपने देखी है, तो बटरफ्लाई कहाँ होंगे, जहाँ जहाँ प्लांट्स होंगे, प्लांट्स में जहाँ जहाँ फ्लावर होंगे वहाँ क्या होंगी, बटरफ्लाई आपको देखने को मिलती है, हनी भी देखने को मिलती है, बर्ड आपको देखने को मिलती है, और बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट और ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कि प्रीवियस आपने चैप्टर में क्या पढ़ा था, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था, और आपने देखा था कि पॉलिनेशन में जो बर्ड्स होते हैं या इंसेक्ट होते हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जब आपने देखा था पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, पॉलिनेशन के प्रोसेस की हो रही है, तो जो बर्ड्स हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यानी ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देखने को मिल रहे हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आपने जाना कि जितने भी जानवर जंगल में रहते हैं वो क्या है, उनका हैबिटाट है, यानी उनका घर है। नेक्स्ट आपके पास एक नया टॉपिक आया, एक नया वर्ड आया, फूड वेब, यानी खाद्य जाल हम जिसे कहते हैं। फूड यानी खाद्य या भोजन, वेब यानी जाल। तो ये क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले आप ये वाला डायग्राम देखेंगे और आप सिर्फ इन तीनों को देखेंगे, तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया, प्लांट यानी पेड़ दिखाई दिया, उसके बाद आपको एक हिरन दिखाई दिया, उसके बाद आपको एक लॉयन दिखाई दिया गया। तो जो हिरन क्या करता है, हिरन पेड़ की पत्तियों को खाता है या घास को खाता है। तो हिरन ने क्या किया, इसे खाया। उसके बाद आप देखेंगे कि हिरन को किसने खाया, हिरन को लॉयन ने खाया। यानी कि ये अपना पोषण, जो हिरन है वो प्लांट से ले रहा है, और जो लॉयन अपना पोषण कहाँ से ले रहा है, हिरन से ले रहा है। ये क्या है, खाद्य श्रृंखला एक चेन बन गई है। यानी इसे प्लांट को खाया हिरन ने, हिरन को फिर खाया किसने, लॉयन ने। तो क्या है, चेन बन गई है। यानी कि ये अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। यानी अगर आप 1 2 में देखें तो 1 ने खाया 2 को, 2 ने खाया 3 को, 3 ने खाया 4 को।
अब आप देखेंगे ये चेन बन रही है, ये क्या है, चेन है। और किसकी चेन है ये, क्योंकि ये फूड से रिलेटेड है तो इसे हमने कहा फूड चेन, यानी कि खाद्य जो श्रृंखला होती है इसे हमने कहा खाद्य श्रृंखला। अब क्या होता है कि बहुत सारी श्रृंखलाएं मिलके एक जाल बना लेती हैं। ये एक श्रृंखला है, यानी कि ये एक ही सीक्वेंस चल रहा है। जैसे कि हमने कहा कि 1 ने खाया 2 को, 2 ने खाया 3 को, 3 ने खाया 4 को, ये एक है। फिर हमने कहा दूसरे में क्या चल रहा है, ए ने खाया बी को, बी ने खाया सी को, सी ने खाया डी को, ये दूसरा है। वैसे ही और भी बहुत सारी श्रृंखलाएं मिलके क्या बनाती हैं, एक जाल बना देती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये भी क्या है, प्लांट है, ये भी प्लांट है। अब इस प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया और इस ग्रास हॉपर को माउस ने खा दिया, उसके बाद इस माउस को स्नैक ने खा दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम हो रहा है कि यहाँ पे हनी बी थी, हनी बी ने क्या किया कि यहाँ से हनी को खाया, कहाँ से, प्लांट से या पौधों से या फूल से खाया। उसको फिर बीज को किसने खाया, बर्ड ने खाया, बर्ड को किसने खाया, स्नैक ने खाया। अब स्नैक को किसने खाया, स्नैक को किसने खाया। अब ये आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रही है, बहुत सारी साइकिल चल रही है। एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, एक यहाँ पे देख रहे हैं और एक ये देख रहे हैं, यानी कि बहुत सारे जो जीव होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि रैबिट, घास को रैबिट ने भी खाया, घास को ग्रास हॉपर ने भी खाया। अब ग्रास हॉपर को किसने खाया, माउस ने खाया, और माउस को किसने खाया, स्नैक ने खाया। यहाँ पे सेम क्या हुआ, बीज ने क्या किया, यहाँ से नेक्टर लिया, प्लांट से लिया, और बीज को फिर बर्ड ने खाया, बर्ड को भी किसने खा दिया, स्नैक ने खा दिया। सेम उसी घास को डियर ने खाया और डियर को किसने खा दिया, लॉयन ने खा दिया। तो यानी कि ये क्या चल रही है, श्रृंखला, बहुत सारी श्रृंखला एक साथ चल रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फूड वेब। यानी कि अगर आप इसे डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्म अ फूड वेब, यानी बहुत सारी जो फूड चेन होती हैं उन्हें मिला के क्या बनता है, फूड वेब बनता है। वैसे ही आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि खाद्य जाल आप कई आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं से बना होता है। एक खाद्य वेब एक खाद्य श्रृंखला के बराबर है, सिवाय इसके कि एक खाद्य वेब एक खाद्य श्रृंखला से कहीं अधिक व्यापक है। यानी ये क्या कह रहा है कि जो फूड वेब है वो बना तो खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन से बना होता है, लेकिन फूड वेब में क्या है, बहुत सारे फूड चेन मिली हुई हैं, बहुत सारी फूड चेन को मिलके क्या बनता है, फूड वेब बनता है। तो आप क्या करेंगे, आप फूड वेब की डेफिनेशन को अपनी बुक में नोट करेंगे, प्लस आप इस डायग्राम को देखेंगे और डायग्राम के अकॉर्डिंग आप एक साइकिल बनाएंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद आप देखेंगे कौन सा फूड चेन है और कौन सा फूड वेब है। पहले आपने एक फूड चेन बनानी है, जैसे कि प्लांट को किसने खाया, डियर ने खाया, डियर को किसने खाया, लॉयन ने खाया, ये चेन है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितनी भी आपको पिक्चर में जितनी भी श्रृंखलाएं दिख रही हैं, जितनी भी चैन दिख रही हैं, सारी चैन को आप वहां पे बनाओगे और वो क्या है, पूरा एक वो है फूड वेब। नेक्स्ट जो फूड वेब के पास हमारे पास टॉपिक आता है वो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अब क्या, जब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि प्लांट्स हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है। वैसे ही फॉरेस्ट में क्या है, फॉरेस्ट में बहुत सारे, जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो अगर अपने आसपास हम देखेंगे तो हमको कुछ लिमिटेड प्लांट्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो हमें बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे कि आपने इतने सारे अभी प्रीवियस जो स्लाइड थे आपने बहुत सारे पेड़ों के नाम पढ़े, तो ये पेड़ हमें बहुत सारी चीजें क्या कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि जब मैंने आदि मानव की बात की थी तो मैंने बताया था कि उनका जो हैबिटाट यानी उनका जो घर था वो जंगल था। वो जंगल से सब कुछ लेते थे, वो खाने की चीजें भी लेते थे, अपनी मेडिसिन भी लेते थे, और क्या करते थे, जो छाले होती थी पेड़ों की छाले, वो उनसे क्या एक कपड़ों का काम करते थे। यानी कि जो जंगल होते हैं हमें बहुत कुछ देते हैं। जैसे कि अगर सबसे बड़ी चीज क्या है, ऑक्सीजन है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि जो लकड़ियां होती हैं, पेड़ों से मिलने वाली लकड़ियां, वो बहुत सारी चीजों में काम आती हैं। जैसे कि आप अपने घर में फर्नीचर देखते हैं, जो भी सामान देखते हैं, अलमीरा देखते हैं, आपने टेबल देखी या चेयर देखी, वो सारा किनसे मिलता है, लकड़ियों से मिलता है। उसके अलावा आपने देखा कि जो लकड़ियां होती हैं वो घर बनाने में भी काम में आती हैं। तो और जो लकड़ियां होती हैं वो एज अ ईंधन भी हम यूज करते हैं। तो लकड़ियों के इतने सारे यूज हैं। उसके बाद हमने देखा जो फूल होते हैं, फूलों का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, यानी कि कलर बनाने में। उसके अलावा प्लांट से हमें बहुत सारी जो दवाइयाँ होती है वो हमें प्लांट से मिलती हैं, जिन्हें हम मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। यानी हमारे जो पौधे होते हैं, पौधों से हमें बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं। और जो खाने के बारे में तो हमें पता है कि जो सारा जो फूड मटेरियल होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है।
आपके पास एक डायग्राम है, उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें ये क्या है, हनी है। तो हनी भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। प्लांट में कौन इकट्ठा करता है, इंसेक्ट इकट्ठा करते हैं, यानी जो हनी बी होती है हनी बी इकट्ठा करती है। उसके बाद आपने देखा कि वैक्स यानी कि जो गम होता है पूरा, और ये जो वुडन स्टैचू आप देख रहे हैं ये सारा क्या है, ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, प्लांट के प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी देखोगे, जब आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो क्या करते हैं, जंगल हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू माइट हैव मैनी वुडन आइटम्स ऑन योर लिस्ट लाइक अ प्लेवुड, फ्यूल वुड, यानी ये सारी चीजें क्या है, ये तो सिर्फ वुड से हमें मिल रही है, यानी लकड़ी से हमें मिल रही है। उसके बाद आप मेडिसिन के बारे में पढ़ोगे कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। जैसे कि एग्जाम्पल में है नीम, जो नीम का पेड़ होता है वो क्या आता है, वो मेडिसिन बनाने के काम आता है। इसके अलावा जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं, जैसे कि जो फल वगैरह होते हैं। इसके अलावा हमें ऑक्सीजन भी वहां से मिलती है। उसके अलावा आप क्या करते हैं, सजावटी जैसे कि आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं जो हमारे घरों को सजाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो होती है हमें प्लांट से मिलती हैं। तो ये क्या थे, ये फॉरेस्ट के प्रोडक्ट थे कि जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। और भी क्या है, जैसे कि आपने पेपर के बारे में देखा कि जो पेपर होता है वो कहाँ से मिलता है, वो प्लांट से हम बनाते हैं। यानी जिस कॉपी में आप काम करते हैं, जिस कॉपी में आप नोट करते हैं अपने नोट्स को, वो जो कॉपी बनती है वो भी प्लांट से बनती है। तो हमने देखा कि प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। तो ये क्या थे, ये फॉरेस्ट के प्रोडक्ट थे। आपने क्या करना है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट में आपने खुद से एक टेबल बनानी है और आपने देखना है कि आपको फॉरेस्ट से क्या क्या मिला। उसमें आप क्या करेंगे, अपने अपने विचार लिखेंगे कि आपको फॉरेस्ट से क्या क्या मिला, और एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो है रोल ऑफ फॉरेस्ट इन एनवायरनमेंट। अब ये तो हमने देखा कि हमें फॉरेस्ट से क्या क्या मिल रहा है। अब अगर हम बात करें कि जो फॉरेस्ट है उसका रोल क्या है, तो सबसे पहला जो हमारे पास हेडिंग आती है, बैलेंस गैसेस। तो यानी ये क्या करता है, ये गैसेस को बैलेंस करता है। अब गैस कौन कौन सी, CO2 एंड ऑक्सीजन। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ले लेते हैं। अब आपने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहाँ पे करते हैं, फोटोसिंथेसिस में ये यूज करते हैं। तो जो CO2 होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है, यानी कि हमें CO2 की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या करेंगे, CO2 को अपने पास ले लेंगे। ऑक्सीजन की हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमें दे देते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस का बैलेंस हो रहा है। जो गैस हमारे काम की नहीं है वो प्लांट्स के द्वारा ले ली जा रही है, और जिस गैस की हमें आवश्यकता है प्लांट्स वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग देखेंगे, कंट्रोल ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो सेकंड हमारे पास आया कंट्रोल ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो हमारे पास जो हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, साउंड पोल्यूशन हो गया। तो यानी कि हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण की बात की। जल प्रदूषण से क्या हो रहा है हमने देखा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी जो रेनफॉल होती है वो प्लांट्स की वजह से ही होती है। उसके बाद जो एयर पोल्यूशन होता है, तो एयर में अगर ये जो बैलेंस नहीं बना रहेगा तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। अगर ये डिसबैलेंस हो गया तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन हो गया, यानी वायु प्रदूषण होगा। नेक्स्ट हम जब देखते हैं साउंड पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन हम जिसे कहते हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण भी क्या होता है, प्लांट्स के द्वारा कम किया जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो ध्वनि प्रदूषण है, जो प्लांट्स होते हैं वो जो ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने में हेल्पफुल होते हैं। यानी जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे जो ध्वनि होगी या फिर जो साउंड होता है, साउंड पोल्यूशन कम होता है, क्योंकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये तो हमने बात की कि जो पोल्यूशन के बारे में था। नेक्स्ट हमारे पास आया रेन एंड टेम्परेचर। जब आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा तो आपने किसके बारे में पढ़ा था, वास्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा। ट्रांसपिरेशन क्या था, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा। दो जो प्लांट के जो स्टोमेटा थे यानी जो रंध्र थे, वहां से क्या हो रहा था, पानी का लॉस हो रहा था, यानी पानी निकल रहा था। और वो कौन सा पानी था, वो एक्स्ट्रा पानी था। यानी प्लांट्स में जब एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो ट्रांसपिरेशन की तरह निकल जाएगा। अब ये जब ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकला पानी तो किस फॉर्म में निकला था, गैस की फॉर्म में निकला था। गैस की फॉर्म में निकला और ये क्या हुआ, ऊपर जाके इसने बादल का फॉर्मेशन कर दिया, क्लाउड का फॉर्मेशन कर दिया।
अब क्या होता है, जब क्लाउड आपस में घिसते हैं, जब उनके बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, तो क्या होती है, बारिश हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बारिश होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बारिश होने के लिए प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट जो टेम्परेचर होता है, इसमें भी सेम ट्रांसपिरेशन की ही प्रोसेस आती है। जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे वहाँ पे बहुत सारा ट्रांसपिरेशन होगा, बहुत सारा ट्रांसपिरेशन होगा तो बहुत सारी गैस होगी, जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल गैस की फॉर्म में होंगे। अब वो जो वाटर मॉलिक्यूल गैस की फॉर्म में होते हैं, पानी का जो गुण है वो शीतलता प्रदान करना है, हमें पता है। तो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर यानी तापमान खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेन हो रही है और टेम्परेचर कम हो रहा है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल फ्लड यानी कि बाढ़। आपने देखा होगा कि जो बाढ़ की समस्या बहुत बनी हुई रहती है। जब आप बरसात के टाइम में आप टीवी देखेंगे या अपने आसपास आप सुनेंगे कि जो बाढ़ की बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई रहती है। तो वो उन एरिया में होता है जहाँ पे प्लांट कम रहते हैं। प्लांट क्या करते हैं, जैसे जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी को अपनी जड़ों में जकड़ लेते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत डीप होती हैं। डीप होंगी तो मिट्टी को जकड़ लेते हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे फ्लड आएगा तो फ्लड को वो एक तो जैसे वो पानी होगा, पानी का जो बहाव होगा, अगर वो प्लांट से टकराएंगे और पेड़ों से टकराएंगे तो उसका बहाव कम हो जाएगा, उसके बहाव में तेजी होगी, वो कम हो जाएगी। लेकिन क्या होगा कि जब भी बाढ़ आती है तो वो क्या अपने साथ मिट्टी को बह के लेके जाती है और इससे पूरा जो मैदान होगा वो समतल हो जाता है। तो ये क्या करता है कि मिट्टी को बहने से रोकता है, मिट्टी को अपने उसमें जकड़ के रखता है। प्लस क्या करता है, जो फ्लड का पानी आएगा, जड़ जो पेड़ की जड़ होती है वो पानी को अवशोषित करने में हेल्प करती है, यानी पानी को कंज्यूम कर लेती है। तो ये क्या था, ये बाढ़ से बचाने में होता है। नेक्स्ट जो आपके पास हेडिंग आई वो है रिचार्ज ग्राउंड वाटर। तो पानी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, ग्राउंड वाटर। यानी जब भी बारिश होती है तो हमारी जो पृथ्वी है, हम एक लेवल के बाद देखेंगे कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर होता है जिसे हम प्योर वाटर कहते हैं। यानी कि जो बारिश हुई, बारिश से जो खेतों से के माध्यम से वो नीचे गई, बहुत डेप्थ में, यानी बहुत नीचे चली जाती है। तो वो क्या होता है, पानी छन के नीचे जाता रहता है, जाता रहता है। और जो सबसे जो डेप्थ होती है वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं और पत्थरों के बीच पानी जमा होता है। तो वो क्या होता है, सबसे प्योर वाटर रहता है। तो पेड़ क्या करते हैं, जैसे बारिश होती है तो वो पानी को अवशोषित करते हैं और जैसे एक्स्ट्रा पानी होता है वो उन जड़ों से नीचे चला जाता है, यानी ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड में चला जाता है और वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो यानी कि जो ग्राउंड वाटर यानी कि जो ग्राउंड के नीचे जो पानी का संचय हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो जो प्लांट है उसकी जड़ों के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास आया प्रोटेक्ट सॉइल। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे कि बाढ़ आई, फ्लड आया, तो ये सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो सॉइल होती है उसे जो वृक्ष की जड़ें जकड़ के रखती हैं, सॉइल को इससे प्रोटेक्शन मिलती है। तो आप क्या करेंगे, आप इन सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है, आप ये पहले डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ पे बारिश हो रही है। सबसे पहले तो हमें पता है कि बारिश के लिए कौन है, प्लांट रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे ये जो नदी बह रही है, आप देखेंगे ये जो नदी बह रही है ये भी क्या करती है, मिट्टी को काट काट के लेके जाती है। अगर यहाँ पे सफिशिएंट पेड़ पौधे होंगे तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को जकड़ के रखेंगे। तो यहाँ पे ये मिट्टी का प्रोटेक्शन हो रहा है। यहाँ से जो बारिश हो रही है, बारिश के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बारिश के लिए पेड़ पौधे रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन क्या हो गया, जंगलों का जब निर्माण हो रहा है, यानी प्लांटेशन जब हो रहा है तो जंगलों का निर्माण हो रहा है, तो उसे हमने कहा फॉरेस्टेशन। अब अगर जब हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं तो उसे हमने कहा डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों की जो कटाई होती है उसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो जंगलों की कटाई के बहुत सारे रीजन हम देखने को मिलते हैं और हम पाएंगे कि जो जंगलों को का जो कटान है उसका जो रीजन है वो आप और हम ही है, क्योंकि हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, जंगलों की कटाई कर देते हैं। इसका जो सबसे बड़ा एक कारण है वो क्या है, जनसंख्या में वृद्धि, यानी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे उनको क्या है, उसको उनको रहने के लिए घर की आवश्यकता है। उन्हें और भी जो उनकी सुविधाएं वाली चीजें, जैसे कि स्कूल का निर्माण हो गया, हॉस्पिटल का निर्माण हो गया, सोसाइटी हो गई है, इंडस्ट्री हो गई है, फैक्ट्रीज हो गई हैं, यानी कि जितने लोग बढ़ेंगे
उतनी उनकी आवश्यकताएं बढ़ेगी, वो रहने के लिए होगी या उनके सर्वाइवल के लिए हो गया। तो फिर क्या होता है, इन सबका जो प्रभाव पड़ता है वो जंगलों पे पड़ता है, क्योंकि यदि अगर घर बनेंगे तो कहाँ बनेंगे, जंगलों को काट कर ही घर बनेंगे। अभी जहाँ पे आप रहते हैं, अगर यदि आप इससे 20 या 25 साल पहले वहाँ की अगर कोई फोटो देखेंगे या फिर आप किसी अपने पूरा बड़ों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इससे पहले यानी 20 और 25 साल पहले वहाँ पे क्या था, पूरा हरा भरा था। वहाँ पे बहुत सारे क्या थे, पेड़ पौधे थे, बहुत प्रकार के पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, जंगल का कटान कर दिया और वहां पे घर बना दिए। वैसे ही क्या हुआ, स्कूल भी, बहुत सारे स्कूल का भी फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे हॉस्पिटल का भी फॉर्मेशन हुआ और बहुत सारी फैक्ट्री का भी फॉर्मेशन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हो गया। अब यदि आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, ह्यूमन कॉज और नेचुरल कॉज विच लीड टू द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड रिड्यूस फॉरेस्ट एरियाज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। सेम इसी चीज को अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, मानव जनित या प्राकृतिक कारणों से पेड़ों की कटाई और वन क्षेत्रों में कमी को वनों की कटाई कहा जाता है। आमतौर पर यह शहरीकरण, निर्माण आदि मानवीय गतिविधियां हैं जो दुनिया भर में वनों की कटाई का प्रमुख कारण रही है। यानी आपने क्या देखा, ये शहरीकरण के लिए हो रहा है या निर्माण के लिए हो रहा है। शहरीकरण का क्या मतलब होता है कि बहुत सारी सोसाइटी का फॉर्मेशन होना। तो यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटी का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारी मानवीय गतिविधियां हो रही है। मानवीय गतिविधियां क्या है, वही है, शहरीकरण है, निर्माण है। तो सारी जो दुनिया में जो डिफॉरेस्टेशन का जो रीजन है वो वही है। वो क्या है, सबसे मेन मानवीय गतिविधियां, यानी कि जो ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज के लिए या फिर अपने डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है, पेड़ों की कटाई कर रहा है। अब आप देखेंगे कि जब आप शहरों की बात करेंगे तो आप देखेंगे शहरों में हर एक दिन नई फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, हर एक बहुत सारे घर हो रहे, घर बन रहे हैं, बहुत सारे स्कूल का फॉर्मेशन हो रहा है, हॉस्पिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप कहेंगे ये जो सारी चीजें होती हैं ये तो हमारे क्या है, आवश्यक चीजें हैं हमारे लिए। जैसे स्कूल का बनना बहुत अच्छी बात है, हॉस्पिटल का बनना भी बहुत अच्छी बात है, फैक्ट्रीज का बनना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा, ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन अगर कहीं पे हो रहा है तो हमें रिफॉरेस्टेशन भी करना चाहिए। यानी जहाँ पे पेड़ों की कटाई हो रही है, वहाँ अगर वहाँ पे पेड़ कट रहे हैं एक जगह पे, तो हमें किसी अन्य जगह पे क्या करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। तो क्लास, आज की क्लास में आपने जाना वनों के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके कौन कौन से अपघटक होते हैं। आपने देखा कि जो फॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन में आपने अंतर जाना, आपने देखा कि प्लांट्स में बहुत सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। तो आई होप मैंने आपको जितना भी आपको पढ़ाया है आपको समझ आया होगा। यदि आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।